आज हमारे साथ हैं बाराबंकी जनपद के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में स्वीप आइकॉन के रूप में कार्य करने वाले, हम सब के लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय मेजर ए.के. सिंह जी। मैं सर का सादर अभिवादन करते हुए सर की जो जर्नी रही है थ्रू आउट एकेडमिक्स से लेकर, एजुकेशन से लेकर के और फिर उसके बाद फोर्स में और आज तक की जो जर्नी है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे वरेण्य विद्वत और शौर्य योद्धा को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सर से ही जानना चाहेंगे कि सर प्लीज़ हमको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। आशीष जी, मेरे फादर भी आर्मी में थे, कर्नल केशरी सिंह, और उन्होंने 71 को शामिल करते हुए जितने युद्ध थे, द्वितीय महायुद्ध से लेके सब में उन्होंने अपना जो भी फौजी की ड्यूटी होती है उन्होंने बखूबा निभाई। मैं 11 साल की उम्र में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, जो पहले रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जाना जाता था, देहरादून में अंग्रेज़ों के समय का स्थापित था। वहाँ से जो कमीशन पाते थे आर्मी में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जाते थे। ये हमारा इतिहास है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अंग्रेज़। अब चाहे हम लोग जो भी कहें, क्योंकि अंग्रेज़ हमको बहुत ही दरिद्र हालत में छोड़ गए थे एज अ कंट्री। शासक थे और एक कंपनी के नाते उन्होंने हिंदुस्तान को चलाया। ये सब इतिहास है, इतिहास से सीखने लायक माना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतिहास को अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता, इतिहास होता है। तो मैं 11.5 साल की उम्र में मिलिट्री कॉलेज देहरादून में मेरा चयन हुआ, जो आज भी उसमें ज्वाइन करने के लिए प्रति प्रदेश से मात्र एक ही बच्चा चुना जाता है हर 6 महीने में। तो ये भी कहना ठीक होगा कि ये शायद हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल इम्तहान माना जाए। अगर हर प्रदेश से एक ही सीट हो तो मुश्किल तो है ही है, लेकिन 11.5 साल की उम्र में पता नहीं चलता, इम्तहान में उत्तीर्ण होते हैं, पास हो गए तो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो RIMC आर्मी नेवी एयरफोर्स में भेजने के लिए ही ट्रेनिंग देता है। तो उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी गया, जो कि नॉर्मल रास्ता है फ़ौज में ज्वाइन करने का। वहाँ से 3 साल की ट्रेनिंग पाई और थोड़ा मदर फादर के से जो सीखा था मैं उसी को क्रेडिट देना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी मैंने अपने कोर्स को टॉप किया और अपने कोर्स में सर्वप्रथम रहा। NDA गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, एंड आई कमांडेड द परेड ऑल्सो। उसके बाद मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी मैं कहूँगा ये मेरे फादर मदर का हाथ मेरे ऊपर रहा, मेहनत हमने की और उसका नतीजा हमें प्राप्त हुआ मुझे। और वहाँ भी सोर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल फॉर एकेडमिक्स ऑल्सो, पूरे पढ़ाई लिखाई में भी, और बेस्ट स्पोर्ट्समैन का भी। उसके बाद मैंने बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की ज्वाइन किया एज इंजीनियर ऑफिसर। हम लोग सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशन होते थे। 19.5 साल की उम्र में मैं अफसर बना था। मेरी पहली पोस्टिंग सिक्किम में रही, ऑन चाइना बॉर्डर। उसके बारे में भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि चाइनीज़ ने एक पर्टिकुलर जो पहाड़ी है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और हम इस तरफ से गए, तो एकदम आमना सामना रहा। टचिंग उन्होंने भी हमारे जवान से किसी हथियार छीनने की कोशिश की वगैरह, बट फॉर्चुनेटली कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुए, लेकिन आमना सामना टकराव सा हुआ था, जैसे अब गलवान में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बाद कई जगह पोस्टिंग हुई मेरी। बस कुछ इस तरह के बैकग्राउंड में थोड़ा ऊर्जा, एनर्जी, जोश तो रहता ही है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर लड़ाई ना हो रही हो, जो कि भगवान ना चाहे लड़ाई हो, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था, क्योंकि सैनिक ही जानते हैं कि लड़ाई का असली हश्र क्या होता है, उस पर क्या बीतती है। वो तो अपना सब कुछ आगे बढ़ने में लेके चलता ही है और सब कुछ देने को भी तैयार है और दुश्मन को मारने के लिए भी तैयार है। लेकिन परिवार पे क्या बीतती है।
तो सैनिक ही जानता है, और हम लोग यही चाहते हैं कि कभी लड़ाई न हो, लेकिन अगर हो तो हम उसमें एकदम आगे निकलें। और जैसे कि जीतने की नीति कहती है कि मारो, मरने से आदमी जीतता नहीं है, मारने से आदमी जीतता है। तो ये हम लोग की ट्रेनिंग है। लेकिन जब युद्ध ना हो रहा हो तब भी हम लोग अपनी ऊर्जा निकालने के लिए, जैसे कि हमारे जनरल सुंदर जी ने कहा था कि अपने पीस टाइम में, शांति काल में, फौजी की सबसे अच्छी ट्रेनिंग जो लड़ाई के लिए आदमी कर सकता है वो है अपना साहस क्रीड़ा, एडवेंचर। क्योंकि एडवेंचर में सब कुछ है, आप जान का जोखिम भी है, और पक्की बात नहीं है कि आप जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी, फेल भी हो सकते हैं। और इसलिए एडवेंचर सबसे अच्छी ट्रेनिंग मानी जाती है शांत काल में लड़ाई के लिए। हम लोग भी एडवेंचर की तरफ कौन नहीं बढ़ना चाहता। ये सब आप यंग आज की नई पीढ़ी से बोलिए, वो भी अपना पहाड़ चढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहते हैं या कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हर एक आदमी चाहता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही मेरा चयन स्पोर्ट्स में एक पाल नौका में मेरा हो गया था यूथ ओलंपिक्स के लिए। आप इमेजिन करिए, मैं सोचता हूँ मैं 17 साल 18 साल का था तब भी मेरा चयन इंडिया के लिए हो गया था यूथ ओलंपिक्स, म्यूनिक ओलंपिक्स के लिए। मैं जब सोचता हूँ तो मैं खुद भी कभी कभी अचरज में पड़ जाता हूँ कि वाह, ये भी एक मेरे लिए एक बहुत शानदार उपलब्धि थी, लेकिन बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने। तो पाल नौका में और घुड़सवारी में, कई सारे स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पियाँ थीं। इंडिया अपने आर्मी के लिए पोलो खेला है दिल्ली तक। तो ये पाल नौका में मुझे प्रोत्साहन मिलता गया। इंडिया के लिए मैं पाल नौका चलाता गया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेता गया। पूरी दुनिया में बहुत जगह मैंने पार्ट लिया, यूरोप में, जर्मनी में, स्वीडन में, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड में, इंडिया में, गोवा में, बहुत जगह मैंने पार्ट लिया। एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने एक छोटी नौका में एक अभियान प्लान किया था बम्बई से बंदर अब्बास, पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाड़ी में बंदर अब्बास एक बंदरगाह है, वहाँ तक जाने के लिए। बहुत ही छोटी नाव थी वो, तो बनी थी सिर्फ छोटे नदियों में जाने के लिए, तट इलाके में जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन हम लोग के पास कुछ था नहीं, हिंदुस्तान में पैसे का बहुत अभाव था। पुरानी नाव थी, बहुत ही पुरानी। उसको मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ से, पहले हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर जो हम कराची पहुँचे 71 की लड़ाई के बाद, लेकिन एज स्पोर्ट्समैन हमको वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, क्योंकि हम एज स्पोर्ट्समैन जा रहे थे, नॉट आर्मी ऑफिसर्स की तरह नहीं जा रहे थे कि हम उनसे टकराव करें या कुछ करें। स्पोर्ट्समैन की बात स्पोर्ट्समैन के साथ ही अलग होती है। वहाँ से फिर हम लोग पर्शियन गल्फ गए और उसी रास्ते वापस आए, अपना ग्वादर, मकरान कोस्ट, मकरान तटवर्ती इलाके होते हुए कराची, फिर वापस होते हुए, और यहाँ से भी द्वारका होते हुए गए थे, वापस भी द्वारका ओखा होते हुए वापस बम्बई तक आए। तो उससे हमको प्रोत्साहन मिला, एक छोटी सी नाव में हमें कामयाबी मिली। और एक दूसरी चीज़ ये हुई कि समुंदर का एक छापा हम पे पड़ गया। जैसे कि प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रकृति का हाव भाव आदमी तभी समझ सकता है जब प्रकृति में से एक हो जाता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे समुंदर हो। प्रकृति का विशाल रूप देखने से आदमी एकदम एक यूँ मानिए एक इस ज़िंदगी से एक पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है और प्रकृति में विलीन होकर प्रकृति के साथ एक हो जाता है। उसका एक ऐसा भाव है कि उसको पूरी तरह से बखानना बड़ा मुश्किल है। उसमें एक आदमी सिर्फ उसका एहसास ही कर सकता है। तो समुंदर का जो एहसास हो गया था, तो एक लत लगी कि अब इसके आगे हम और भी कुछ कर सकते हैं। एक आप कदम बढ़ाते हैं और उसमें कामयाबी मिलती है, तो ये नेचुरल आदमी कहता है क्यों मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ऐसे ही आदमी एक छोटे छोटे कदम लेके चढ़ता है। तो मैंने एक प्लान किया कि चलो ऐसा करते हैं, फिर इससे एक और बड़ा करते हैं। तो बड़ा में क्या करें, चलिए एक आध समुंदर पार करें, एक आध दरिया पार करें, एक आध महासागर पार करें। फिर दिमाग में आया अगर एक महासागर पार कर सकते हैं तो वहाँ रुक के हम दूसरा महासागर क्यों नहीं पार कर सकते। तो दुनिया तो गोल है, तो अगर महासागर ही पार करने हैं और एक हम कर सकते हैं, अगर आप एक कदम ले सकते हैं तो आप 1000 कदम भी ले सकते हैं। आप सबसे ऊंची पहाड़ी भी चढ़ना चाहें तो छोटे छोटे कदम लेके ही चढ़े जाते हैं। तो आप एक कदम आपका मजबूत होगा
तो आपके सब कदम मजबूत होंगे। तो इस विचारधारा से हमने कहा कि एक महासागर को क्यों पार किया जाए, फिर राउंड द वर्ल्ड। हम लोग छोटे होते थे तो कोई अमेरिकन आदमी, कोई ऑस्ट्रेलियन आदमी, कोई स्विस आदमी, कोई नॉर्वेजियन आदमी, कोई यहाँ पहाड़ चढ़े, कोई वहाँ एल्प्स पे जाए, कोई साउथ पोल दक्षिण ध्रुव में जाए। तो हर एक के मन में, और आप सबके मन में होता होगा, हम छोटे गांव से बड़े शहर से आता है कि हम में क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। ये एक इंसान की फितरत है, इसी को ह्यूमन स्पिरिट कहा जाता है। ये हम क्यों नहीं कर सकते, एक चैलेंज होता है, हर एक के अंदर होता है। तो ये भी बात थी कि हम लोग क्यों ना करें। तो फिर मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तान में 1978 की बात है। कोई भी उपकरण, कोई भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन तो दूर, एक नॉर्मल टेलीफोन डायल करने वाला हम लोग के साथ नहीं होता था। किसको कांटेक्ट करें, क्या पता करें, क्या ना पता करें। और कंप्यूटर, वीडियो और ये सब चीज़ें तो आजकल की है, गूगल पे आप पूछे जो मिल जाएगा। लेकिन उस समय में तो कुछ भी नहीं था, और धन की भी इतना अभाव था धन का कि न सरकार के पास पैसा था और न इंसान के पास पैसा था। भारत बहुत ही गरीब देश था, थर्ड वर्ल्ड में तो माना ही जाता था। लेकिन जो आदमी करना चाहे तो एक से एक जुट के रास्ता मिलता ही रहता है। कल परसों में किसी से बोल रहा था कि जब अपने लक्ष्य पे आदमी की नज़र होती है तो रास्ते में पड़ने वाले विघ्न समस्या उसको नहीं दिखती, उसके ऊपर जाता रहता है। अब भी किसी चीज़ में उदाहरण तो मैं दसियों दे सकता हूँ। तो कुछ किताबें मुझे मेरे हाथ लग गई हमारी लाइब्रेरी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, जो कि कई लोगों ने, विदेशियों ने, ज़्यादातर विदेशी थे क्योंकि हिंदुस्तान में तो कुछ उपलब्धियाँ थी नहीं, उन्होंने लिख रखे थे समुद्री यात्राओं पे। तो उनको हम पढ़ने लगा मैं, तो समुद्र तो वही है, और आप जितने भी उपकरण लेके समुद्र में पहुँचें, समुद्र तो वही रहेगा। आप जितने उपकरण लेके पहाड़ में पहुँचें या जंगल में पहुँचें, उपकरण हैं, लेकिन जंगल वही रहेगा, उसकी समस्याएं वही रहेंगी, उसको समस्या के ऊपर काबू पाने के लिए सोच विचार वही रहेगा। उपकरण आपकी मदद करेंगे। तो उन सबको पढ़ के मैंने एक बहुत एलिमेंट्री, बहुत साधारण सा प्लान बनाया कि चलिए हम भी एक नाव लेके विश्व की परिक्रमा करेंगे। और मैं किसी को बोलने में घबराता, शर्माता, लोग पागल मानते थे कि ये लड़का फौजी कैप्टन साहब करना क्या चाहता है। लेकिन शांति काल में हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को ढूंढ के पकड़ के मारना थोड़ी होता है, उससे लड़ाई थोड़ी, भारत आगे थोड़ी बढ़ेगा, विश्व में शांति बनी रहे। जैसे कि आजकल का नारा है वासुदेव कुटुंबकम, सब लोग मिल के रहें, हर चाहते हैं। लेकिन हम फौजी हैं तो ऑर्डर मिलेगा तो लड़ेंगे। तो इस तरह से हमने वो प्लान बनाया, और किसी को बताने में संकोच करते थे कि ये क्या करना चाहता है। लोग मिसअंडरस्टैंड भी बहुत करते रहे, अरे ये तो घूमना टहलना चाहता है। कई बोलते हैं समुद्र में क्या होता है, वहाँ तो शांति होती होगी तट में आने में। हमने कहा समुद्र में आप जानते नहीं क्या होता है, तूफान जो होते हैं। लोगों में कुछ अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी सीखी है, जब अगर आप दृढ़ संकल्प से बढ़ते रहें तो आपको पागल कहते और आप पे हंसते लोग जो है धीरे धीरे वो पहचानने लगते हैं कि अरे इसमें एक कुछ है, ये कुछ करना चाहता है, ये करेगा। धीरे धीरे सब आपके साथ जुड़ने लगते हैं, आपकी मंशा उनकी भी मंशा बन जाती है। ये मैंने देखा, सीखा। तो ये प्लान हमारा फिर आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा गया, बहुत साधारण रूप में लिख के एक प्रोजेक्ट बनाया गया, भेजा गया। और हमें सब लोगों को कन्विंस करते हुए लगभग 6-7 साल निकल गए। इसी को करते करते मेरा करियर भी ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि मैं फ़ौज की तरफ बढ़ने की जगह मेरा एक ये लत लगी हुई थी कि मैं इसको करूँगा। तो जब ये सैंक्शन होने को ही था आर्मी हेडक्वार्टर से, उन्होंने कहा फंड्स आप रेज़ करिए, वोट आप करिए, हम आपको परमिशन देते। पैसे थे नहीं। हम लोगों के पास गए कि कोई हमको फंड्स दे दे, गारवाड़े के पास, बाटा के पास, एयर इंडिया के पास, जो मिला बोला। लास्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने कुछ फंड्स दिया एडवेंचर मान के। तो उस समय एक हादसा हो गया, क्योंकि जब तूफ़ान आते थे समुद्री इलाके में, हमारे मानसून का समय होता है, तब हम लोग पाल नौका ज़्यादा नहीं चलाते हैं क्योंकि तूफ़ानी मौसम होता है। तो उस समय में एक नया स्पोर्ट था हैंग ग्लाइडिंग का, जो कि आजकल पैरासेलिंग का रूप ले लिया गया है। हैंग ग्लाइडिंग उसी का पहले हैंग ग्लाइडिंग में होता था, एक पतंग बना के पहाड़ से कूदते थे। तो उसमें मेरा क्रैश हो गया। तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मेरा एक पाँव यहाँ से काट दिया गया। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो ये है मेरा पाँव, आप देख सकते हैं, है ना।
ये बहुत आधुनिक और बहुत यूँ मानिए कि अब तो मुझको इसमें हो गए हैं लगभग 40 साल होने को आए हैं, 38 साल हो ही गए हैं इसको खोए हुए। तो मेरा पाँव एम्पुटेशन हो गया। बहुत सारे लोगों ने बोला अब ये कैसे जाएगा, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने भी बोला कि ये तो 7-8 साल से इस पर काम कर रहे हैं, इसी से पूछा जाए क्या तुम सेल कर सकते हो। मैंने कहा 7-8 साल तो ज़िंदगी के दिए हैं और मैं नहीं कह सकता कि हम कर सकते हैं। कहता जब तक मैं कोशिश किए बिना तो छोड़ना नहीं है, दुनिया में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा चलो एज इट इज़ जो बोट वोट का सिलेक्शन और बाकी प्लानिंग तो तुम्ही ने की है तो तुम्ही को करना है, तो बोट सिलेक्शन के लिए आप जाइए, क्योंकि इंडिया में बोट्स नहीं बनती थी, कमर्शियली वायबल नहीं था। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, जो चीज़ कमर्शियली वायबल जहाँ होगी वही बनेगी। और पैसे नहीं थे, मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, तो मैं इंग्लैंड गया वहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं, यूरोप भर में बोट्स भरी पड़ी हैं। वहाँ पे मैंने 300-400 नावें देखने के बाद में एक थर्ड हैंड, तीसरी हम उसके ओनर थे, 2 हमसे पहले उसके ओनर हो चुके थे, 14 साल पुरानी नाव मैंने एक सेलेक्ट की, लेकिन बहुत ही सॉलिड नाव थी। एक स्वान क्लास जिसे कहते हैं उस क्लास की नाव थी, बहुत ही सॉलिड, थोड़ी छोटी यूँ मानिए 36 फीट 11, सवा 11, साढ़े 11 मीटर की थी और 14 साल पुरानी थी वो। मैंने उसको चुना और उसका उनसे बार्गेन करके कुछ दाम भी कम कराए हमारे फ़ौज के लिए। कोर ऑफ इंजीनियर्स से ये प्रोजेक्ट था हमारा, और कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए हमने उस नाव को ख़रीदा। उसका नाम गुइनेवेयर ऑफ ससेक्स था, उसका नाम बदल के हमने तृष्णा ऑफ इंडिया करके रखा। तो तृष्णा ऑफ इंडिया से हमारे जितने जनरल लोग थे, बाकी लोग थे, अब किसी को इंडिया में समझ में नहीं आता था, किसी ने नहीं कर रखा था ऐसा अभियान, किसी ने नहीं कर रखा था। तो उन्होंने कहा पता नहीं ये लोग, यंग कैप्टन है, जोश तो बहुत है इसमें, और एक तो खुद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका एक पाँव तो कट गया है, बाकी भी हमारे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं डूब डाब गए। तो किसी को नहीं बताया गया कि हम लोग ऐसा अभियान ले रहे हैं। जब इंग्लैंड से हम भीषण तूफ़ानों से होते हुए, बे ऑफ बिस्के होते हुए, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर होते हुए, वहाँ भी विंटर्स में बहुत भीषण तूफ़ान आते हैं, और रेड सी होते हुए हम वहाँ भी बहुत ही भीषण तूफ़ान आए, और तब तक हम एकदम माहिर हो गए। जब तूफ़ानों पे काबू पाने लगे, अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ा, हम यूँ मानिए एक अच्छा इक्विपमेंट आपके पास हो, अच्छी बोट हो आपके पास, और आप अच्छे उसको चलाने के लिए माहिरता हासिल कर लें, तो आप कोई भी तूफ़ान से जूझ सकते हैं, ऐसी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब वापस से इंडिया पहुँचे तब हमारे जनरल साहब लोगों ने सब देखा होगा, बोले अरे ये तो लड़के वहाँ से आ गए हैं, लगता है ये कर ही लेंगे डूबेंगे नहीं। तो उन्होंने दुनिया को फिर थोड़ा प्रचार किया कि देखिए हमारे प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस वॉयज कह लीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ चलिए ये लड़के लगता है कर लेंगे। तब उन्होंने दुनिया में थोड़ा सा बताना शुरू किया कि कोर ऑफ इंजीनियर्स हम लोग ऐसा अभियान चला रहे हैं कि हम एक छोटी नाव को विश्व का एक परिक्रमा करते हुए, राउंड द वर्ल्ड करते हुए एक एडवेंचर करना चाहते हैं। फिर बॉम्बे में आए, पुरानी नाव थी, तो 6-7-8 महीने हमने उसको पूरे से फिर से सर्विसिंग किया, मेंटेनेंस किया पूरा, हर एक उपकरण, क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच, अटलांटिक महासागर के बीच कोई पहुंच के आपका कोई चीज़ रिपेयर नहीं कर पाएगा, आपको खुद ही करना है, जीना है, मरना है जो है। कई लोग मुझको पूछते हैं कि अरे आप रात में क्या करते थे नाव में, तो मैं हंस के कहता हूँ उसको पार्किंग में डाल के सो जाते थे बीच तूफान के आप कहाँ जा सकते हो प्रशांत महासागर के बीच में, दिन हो रात हो, आपको तो जूझना ही जूझना है। तो फिर हम लोग दुनिया भर के बहुत स्टडी करनी पड़ती है, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग तूफ़ानी समय आता है अलग अलग महासागरों में, उसको स्टडी करना पड़ता है कि जहाँ पर अच्छा समय आएगा या सबसे कम तूफ़ानी समय आएगा वहाँ जाना बुद्धि होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा तूफ़ान आएगा वहाँ जाने में क्या बुद्धि है, चैलेंज ज़रूर बढ़ जाता है लेकिन उसमें बुद्धि नहीं मानी जाएगी, है ना। तो उस तरह से रूट प्लानिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 30 साल की स्टडी करनी पड़ती है, उस 30 साल का पूरा समुद्री इलाकों का स्टडी की भाई किस में कहाँ तूफ़ान किस समय में आते हैं, किस महीनों में आते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ मानसून समझ के हम लोग बुआई करते हैं, मौसम बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोग निकले, फिर सितंबर 28 को हम निकले बम्बई से 1985 में। हमने 15.5 महीने लगाए, 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा, 30,000 नॉटिकल माइल्स जो समुद्री मील होता है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। वो भी एक आपके विश्व धरती है उसके आकार पे उसकी लंबाई नापी जाती है, इक्वेटर के पास जो 2 मेरिडियन होते हैं उसके बीच की लंबाई मिनट सेकेंड्स होता है, वो एक समुद्री मील होता है। तो
इसको हम लेके निकले नाव को, और भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन मैं इस पे ज़रूर कहूँगा, हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत भी की थी, और क्योंकि हम पहले थे हिंदुस्तान से और फेल नहीं हो सकते थे। जो चीज़ नहीं होती उसको आदमी और मजबूती से सीखता जानता है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप में एक कमी भी लाता है, अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन उसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम वापस बम्बई पहुँचे 10 जनवरी 1987 को, और साहब मैं क्या कहूँ, समुद्री यात्रा धीरे चलती है, एवरेस्ट की तरह नहीं होती कि आप लास्ट के 4 दिन में फ़तह कर लीजिए और वापस आएँ। ये तो 15.5 महीने का चैलेंज था। तो ये थोड़ा धीरे चलने वाला, लेकिन साथ में तूफ़ान तो तूफ़ान होते हैं। 105-110 किलोमीटर की हवाएं और 50-60-65 फुट ऊंची लहरें आपको झेलनी पड़ती हैं दिन और रात। तो वापस आते आते एक ऐसा एहसास, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा अजीब यूँ मानिए एक फीलिंग आती है कि मुझसे कई लोगों ने बोला कि एक वाक़या में बोलिए आपका एहसास कैसा रहा। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, एक वाक़या में बोलिए 15.5 महीने का एहसास एक वाक़या में। तो मैंने कहा कि मैंने एक अपना पूरा जीवन जी लिया है, अब उसके बाद जो जी रहा हूँ वो सब बोनस है। वो एक दूसरा जीवन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उस जीवन का बखान करना एक अब भी मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ जाता है। ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हम पे विश्वास रखा, जिन लोगों ने हमारा बहुत मदद की, क्योंकि उस समय मदद का था, उन सब की मेहनत से उन सब को शुक्र देते हुए मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। इसके लिए ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी टीम, मैं अब भी मानता हूँ, सबसे अच्छी मजबूत टीम थी। हमारी बोट सबसे अच्छी बोट दुनिया में मानूँगा, यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे मेजर AK सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत खूबसूरती से बखान किया। और इस पूरी जर्नी को सुनने के बाद तो मेरे मुंह से सिर्फ किसी शायर का ये शेर निकलता है कि तूफ़ान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने सुना है, इतिहास है। हमें गर्व है कि बाराबंकी जनपद में ऐसे कीर्ति चक्र विजेता मेजर AK सिंह हम सब के बीच में हैं, और स्वीप आइकॉन के रूप में मतदाता जागरूकता की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। मैं आशीष पाठक सर को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपना सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत थैंक यू सर।